बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 4 है, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री की टेक्निक। उस टेक्निक को या उस इंस्ट्रूमेंट को हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसको डिस्कस करेंगे हम, उससे ना 3 चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है ना, ये हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर है। मैं इसको लेबल करके आपको साथ से समझाऊंगी, ठीक है। तो जो हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर है, ये हमारे पास 3 तरह की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। एक क्या करता है, ये मास बता देता है हमें आइसोटॉप्स का, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, ये हमें मास यानी कि चार्ज रेशो, एम ओवर ई जी वैल्यू कह सकते हैं, या मास टू चार्ज रेशो कह सकते हैं, ठीक है। तो वो वाली रेशो हमें प्रोवाइड कर देता है, जिसको एम ओवर जेड भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा ये हमारे पास क्या करता है, ये हमें रिलेटिव अबंडेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सा आइसोटॉप कितना अबंडेंट है नेचर के अंदर। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि ये वर्क करता कैसे है, इसमें होता क्या क्या है। सबसे पहले ना देख लेते हैं 2 तरह की टाइप्स जो मोस्टली यूज होती हैं स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। एक होती है एस्टन स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, और दूसरे जो होती है ना, वो हमारे पास होती है डेम्पस्टर। कौन सी होती है? डेम्पस्टर स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। जो एस्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमेट्री है ना, इसके अंदर हम लोग मोस्टली जिन सॉल्यूशंस के अंदर जिन आइसोटॉप्स को देखते हैं ना, वो या तो सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं यानी एक्वस फॉर्म में होते हैं, या फिर वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जबकि डेम्पस्टर में हम जिनके लिए इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, जिन आइसोटॉप्स के लिए, वो किस फॉर्म में होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये जो अब हमने, क्योंकि इसको अभी डिस्कस नहीं किया और ना करना है अभी इस लेवल पे, हमने एस्टन को करना है जो हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हम किस बेस पे करते हैं, उसकी एटॉमिक मैसेज की बेस पर हम क्या करते हैं कि उसकी सेपरेशन करवा देते हैं आइसोटॉप्स की, और एंड पे हमारे पास निकल आता है कि कौन सा आइसोटॉप नेचर में कितना प्रेजेंट है। नॉर्मली हम नहीं बता सकते कि अब एक एलिमेंट हाइड्रोजन है तो उसके 3 आइसोटॉप्स हैं, हमें क्या पता कि उसमें से कौन सा आइसोटॉप नेचर में सबसे ज्यादा है। अब उसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गई कि हम क्यों इस टेक्निक को यूज कर रहे हैं, क्यों इस टेक्निक को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास इसमें होता क्या है। इसके अंदर ना एक जर्नल मेथड है। सबसे पहला चीज यहाँ पे मैं मेथड लिखना शुरू करूंगी। आप अगर इसको गौर से स्टेप वाइज याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान है। अगर आप अंदर स्टेप स्किप करेंगे तो आपको हो सकता है समझ ना आए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंजेक्ट कर देंगे सैंपल को। क्या करेंगे? इंजेक्ट करेंगे सैंपल को। ये यहाँ से हम सैंपल क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। ये सैंपल पार्टिकल्स हैं। अब इन सैंपल पार्टिकल्स का क्या होगा कि यहाँ पर ये एक हीटर लगा हुआ है, ये ग्रिल जो लगी हुई है ना, ये हीटर की ग्रिल लगी हुई है। अब ये पहली बात क्या हुई, इंजेक्ट कर दिया सैंपल, और वो सैंपल कैसा है, सोल्यूशन फॉर्म में है या लिक्विड है। उसके बाद अब हमने उसको सेकंड क्या किया, तो कहाँ से गुजरा, हीटर से गुजरा। हीटर ने क्या किया, उसको इतना हीट किया कि वो वेपोराइज हो गया। वो क्या हो गया? वेपोराइज हो गया। अब क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वेपोराइजेशन जल्दी हो जाए, तो हमने इसका प्रेशर क्या कर दिया, हमने इसका प्रेशर बहुत थोड़ा कर दिया, प्रेशर लो कर दिया। 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻7 टॉ कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसकी वजह से वो जल्दी से वेपोराइज हो गए हमारे पास यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं। अब वो वेपोराइज हो गए तो आगे हमारे पास यहाँ पर क्या है, आयोनाइजेशन चैम्बर है। क्या है? आयोनाइजेशन चैम्बर। अब वेपर्स जो बन गए इस लिक्विड के, वो क्या हुए, वो इस आयोनाइजेशन चैम्बर में से गुजरे। इस आयोनाइजेशन चैम्बर में ये इलेक्ट्रॉन बीम है, ठीक है। तो तीसरा काम क्या हुआ, आयोनाइजेशन हो गई। आयोनाइजेशन का क्या मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे कि इतने हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं कि ये क्या किया, इन्होंने इन वेपर्स के साथ जाके टक्कर लगाई। उनको इतनी जोर से मारा कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनमें से निकाल दिए। जब वो उनमें से निकाल दिए तो उनको कैसा पार्टिकल बना दिया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब आयंस बना दिया, उनको आयोनाइज कर दिया। अब जब वो आयोनाइज हो गए तो फिर चौथा काम क्या हुआ कि वो आगे प्लेट्स लगी हुई हैं। प्लेट्स किस चीज की लगी हुई है, एसिलरेशन के लिए इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगी हुई है। ये कौन सी प्लेट्स है? इलेक्ट्रिक प्लेट्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगी हुई है। इन्होंने क्या किया, जब ये चार्ज पार्टिकल्स इनमें से गुजरे तो इनको क्या कर दिया, स्पीड अप कर दिया, क्योंकि इनके चार्ज डिफरेंस की वजह से इन्होंने क्या किया, इनको जल्दी जल्दी कहा कि आप आगे वाली साइड पे जाओ। तो ये हो गया चौथा काम कि इलेक्ट्रिक फील्ड में से या इलेक्ट्रिक प्लेट्स में से उसको पास करके क्या करवा दिया, एसिलरेट करवा दिया, उनकी स्पीड को क्या कर दिया, इनहेंस कर दिया। पांचवा काम क्या हुआ, पांचवें काम में आगे लगी हुई है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। क्या लगी हुई है? मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट काम होगा। मैग्नेटिक फील्ड का वैसे काम क्या है कि ये डिफ्लेक्शन कर देगी। क्या करेगी? इन चार्ज को डिफ्लेक्ट कर देगी। ये देखें आप, 3 तरह की देखनी है डिफ्लेक्शन। अब कुछ पार्टिकल्स इस तरह से जाके बम्बार्ड करेंगे, ये हमारा इलेक्ट्रोमीटर है। क्या है? ये हमारा इलेक्ट्रोमीटर जिसने हमें इंफॉर्मेशन देनी है आइसोटॉप्स के बारे में। तो अब ये क्या होगा कि यहाँ से कुछ पार्टिकल्स चले गए आइसोटॉप, कुछ यहाँ से आइसोटॉप, कुछ यहाँ से आइसोटॉप। क्यों? अब इसके लिए डिफरेंट वजह है कि डिफ्लेक्शन डिपेंड करेगी 2 चीजों पे, कि चार्ज कैसा है आइसोटॉप का, या फिर उसकी स्पीड कैसी है, ठीक है।
अगर तो पार्टिकल स्पीड के साथ आ रहे हैं, हाई स्पीड है, क्या है उसकी स्पीड कैसी है, हाई है, तो क्या होगा कि वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे, क्या होगा, वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे, यानी वो ये वाली पोर्शन पे जाएंगे। अगर उनकी स्पीड मॉडरेट है तो वो ये वाले पोर्शन पे जाएंगे, अगर कम है तो ये वाले पोर्शन पे इस तरह से जाएंगे, ठीक है, तो लेस डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। अब अगर चार्ज की बात करें तो इसी तरह अगर चार्ज ज्यादा होगा तो क्या होगा, ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। इस पाथ को, इस डिफ्लेक्शन को कहते हैं सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्शन हो जाना, इसको कहते हैं सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्शन हो जाना। तो अगर चार्ज कम है तो क्या होगी, कम डिफ्लेक्शन ये वाली जगह हो जाएगी, अगर मॉडरेट चार्ज है तो यहां से जाएगा। अब ये तीन तरह की चीजें आपको समझ आ गई कि एक तीन तरह के पाथ कैसे हो कवर हुए। अब ये कवर हो गए। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि डिफ्लेक्शन ऑफ आइंस किस तरह से होगी, अब कुछ डेफिनेट आइंस का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ होगा, उसका मतलब है कि हर वो चार्ज या हर वो आइसोटॉप्स, डेफिनेट चार्ज या डेफिनेट आइसोटॉप, जिनकी ये सारी चीजें सेम होंगी, चार्ज, ठीक है, और आइसोटॉप जिनकी क्या होगी, ये एम बाई ई वैल्यू या एम बाई जेड वैल्यू, ठीक है, क्या होगी, सेम होगी। जैसे अब पार्टिकल्स हैं, कोई 10-20 पार्टिकल्स हैं, उनका चार्ज जो है वो कम है और उनकी स्पीड भी कैसी है, कम है, तो वो किस पाथ से जाएंगे, सारे के सारे पार्टिकल्स इस पाथ से। अगर अब मैं कहूँ कि कोई पार्टिकल्स हैं, कोई 20-25 पार्टिकल्स हैं, या मैक्सिमम चले ज्यादा लगा लेते हैं 40 पार्टिकल्स हैं, वो उनका चार्ज नॉर्मल है, उनकी स्पीड भी नॉर्मल है, तो वो किस पाथ से जाएंगे, इस पाथ से जाएंगे, उनका सर्कुलर पाथ ये वाला होगा। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि कुछ पार्टिकल्स हैं, उनका चार्ज बहुत हाई है, यानी वो हैवी आइसोटॉप्स हैं और उनकी स्पीड भी जो है वो हैवी वाली है, तो वो क्या होगा, वो इस पाथ से जाएंगे, ठीक है, उनकी डिफ्लेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होगी कि वो बहुत ज्यादा सर्कुलर पाथ कवर करके फिर जाके इलेक्ट्रोमीटर पे जो है वो फॉल करेंगे। अब इलेक्ट्रोमीटर पे मुख्तलिफ जगहों पर जब आइसोटॉप्स फॉल करेंगे, अब जैसे 20-25 आइसोटॉप्स इस जगह पे फॉल करें, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रोमीटर आगे एक कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, जो क्या करता है, हमें एक ग्राफ बना के देता है, क्या करता है, एक ग्राफ बना के देता है। उस ग्राफ में यहाँ पर हमारे पास होती है रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास होती है एम बाई जेड। तो यहाँ पे वो बना देता है पीक। अब जैसे सपोज हमने 3 डिस्कस किए हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे 3 पीक्स बना देगा कि इस पे कितने चार्ज आके गिरे हैं, इस पे कितने गिरे हैं, इस पे जो है वो कितने आइसोटॉप्स आकर गिरे हैं, ठीक है। अब ये काम हो गया। अब डिटेक्टर का हम बेसिक पढ़ लेते हैं कि डिटेक्टर का काम क्या क्या है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास डिटेक्टर है उसके काम क्या है, उसने सबसे पहले हमें एम बाई जेड रेशो बतानी है। क्या करना है, एम बाई जेड रेशो बतानी है आइंस की। वो कैसे बतानी है, मैंने आपको बताया मैस और चार्ज के हिसाब से फॉल कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि इस वाले का एम बाई जेड क्या है, इन वालों का क्या है और इन वालों का क्या है, ठीक है। तो पहली चीज इसने ये बतानी है। दूसरी चीज जो हमें डिटेक्टर ने बतानी है, वो हमें बतानी है कि नंबर ऑफ आइंस कितने जो है वो एक एम बाई जेड वाले पॉइंट पे आ रहे हैं। जैसे उसने बताना है कि इस पॉइंट पे कितने आइंस आए हैं, एक ही एम बाई जेड वाली वैल्यू जिनके पास है, इस पे कितने आए हैं और इस पे कितने आए हैं, ठीक है। उसके बाद हमें तीसरी चीज इसने बतानी है कि टोटल नंबर ऑफ आइंस हैं कितने, कि इन सबको कैलकुलेट करके भी उसने हमें बता देना है कि ये सारे आइंस जितने भी इलेक्ट्रोमीटर पे फॉल किए हैं वो टोटल है कितने हैं, ठीक है। यहाँ तक ये हमें डिटेक्टर ने बताना है। उसके बाद हमारे पास बन जाना है स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम बनाने से पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि रिलेटिव अबंडेंस इनके अंदर से, अब ये जो अबंडेंस है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। हम रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करना चाहें तो हम कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ आइंस विद पार्टिकुलर एमजेड। अब ये हमारे पास एमजेड आ गया ना, उसके नंबर ऑफ आइंस भी आ गए। अब हमें यहाँ पता चल गया कि एक ही एम बाई जेड वाली वैल्यू में, एम बाई जेड वैल्यू में कितने आइंस हैं, आइंस कितने इसके अंदर जो है वो आके एक पॉइंट पे गिरे। तो रिलेटिव अबंडेंस के लिए हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ आइंस विद पार्टिकुलर एमजेड, यानी एक ही एम ओवर जेड वाली वैल्यू के जो आयंस होंगे उनका नंबर, और डिवाइड कर देंगे टोटल हमारे पास जितने डिटेक्ट हुए आयंस, ठीक है। तो हमारे पास जब ये चीज आ गई तो हमारे पास सबसे पहले हमने रिलेटिव अबंडेंस निकाल ली। ये हमारे पास जो आई है वो किसी एक आयन की हमने रिलेटिव अबंडेंस निकाल ली है। सपोज पहले पाथ पे जो आके गिरे थे, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है। सपोज हमने इस पाथ की निकाल ली, इसी तरह इसकी भी निकाल सकते हैं, इस तरह थर्ड की भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जो स्पेक्ट्रम हमने इसने बना के देना, स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं, वो ग्राफ जो इस कंप्यूटर ने हमें इस सारे प्रोसेस के बाद बना के देना है, वो होता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। वो क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है। उस स्पेक्ट्रम में हमारे पास दो चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो एम बाई जेड होता है, यानी मैस ओवर चार्ज होता है, लेकिन अगर हम क्या करें कि जेड सबका +1 ले लें, यानी हम कहें कि जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट है उनका चार्ज +1 है, तो हम यहाँ पे एम ले सकते हैं क्योंकि वो सबका सेम है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे रिलेटिव अबंडेंस। ये हमें स्पेक्ट्रम, ये ग्राफ हमें कंप्यूटर ने बना के दे देना है। अब ये जब हमें बना के देना तो उसने क्या करना है, सपोज आपके पास नियॉन है, आपके पास क्या है, नियॉन है, इसके 3 आइसोटॉप्स हैं, इसके क्या है, 3 आइसोटॉप्स हैं आपके पास, और उन तीनों आइसोटॉप्स की डिफरेंट अबंडेंस नेचर के अंदर प्रेजेंट है। कौन कौन से आइसोटॉप्स हैं नियॉन के आपके पास, 20, 21 और 22, 20, 21 और 22,
ठीक है। अब आपको नहीं पता कि ये कितने कितने नेचर के अंदर प्रेजेंट है, तो उसके लिए ना अब आपने जब ये ग्राफ इनका निकाला ना स्पेक्ट्रम से, सपोज नियॉन का ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास, इस तरह का बना हुआ ग्राफ आपके पास आ गया। अब यहाँ पे भी वैल्यूज होंगी, अब मैं वो वैल्यूज तो नहीं बनाऊंगी, यहाँ पे भी वैल्यूज हर जगह होंगी। तो इस वैल्यूज के हिसाब से हम लोगों को पता चल गया कि ये कितना है 90.92%। ठीक है, ये वाला कितना है नियॉन 21 0.26%। अगला वाला नियॉन कितने परसेंट है, अगला वाला नियॉन जो है वो है 8.82% नेचर के अंदर। तो हमें पता चल गया, सबसे पहले तो हमें क्या पता चला कि कितनी अबंडेंस है नेचर के अंदर इनकी, उनका मैस क्या है, उनका मैस बाय चार्ज रेशियो क्या है, उनकी रिलेटिव अबंडेंस क्या है, ये सारा कुछ किसने बताया, मैस स्पेक्ट्रम ने। मैस स्पेक्ट्रम कहाँ से आया, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की टेक्निक से। ठीक है, तो यहाँ तक आपको होपफुली समझ आ गई। तो इसे हम इस स्पेक्ट्रम में दो चीजें हैं हमारे पास, अगर हम वैसे देख के बताना चाहें तो एक है हाइट, कि कितनी हाइट है, तो उसके हिसाब से हम इसको ऐसे ड्रा करेंगे, हमारे पास क्या निकल आएगी उसकी रिलेटिव अबंडेंस। तो हमें हाइट क्या बता रही है, रिलेटिव अबंडेंस का बता रही है। अगर वही मैं इसकी पीक्स देखूं कि कितनी है 1 2 और 3 पीक्स बताऊं, तो वो बता देगी मुझे कि कितने आइसोटॉप्स इसके प्रेजेंट है। तो कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें जो है वो सिर्फ इस एक चीज से जो है वो मिल रही है, काफी ज्यादा। ठीक है, उसके बाद अगर हम कोई फर्दर चीज इसमें देखना चाहें तो एक फॉर्मूला डिस्कस किया गया है मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से, वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैस पे चार्ज जो रेशो है वो इक्वल होती है हमारे पास H2R2 और डिवाइडेड बाय 2E के। यहाँ पे जो H है वो है मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस है सर्कुलर पाथ का, और E जो है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने ये तीनों चीजें पीछे यूज की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज की थी, मैग्नेटिक फील्ड भी यूज की थी, और ये सर्कुलर पाथ का रेडियस बीच में था। अब उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि अगर आप एक चीज इन दोनों में से, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में से एक चीज कम कर दें, तो क्या होता है कि रेडियस इंक्रीज कर जाता है। क्या होता है, एक चीज को जो है आप ना छेड़ें और एक चीज को जो है वो आप बढ़ा दें। जैसे अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप इसको ना छेड़ें, आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें, तो रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी तरह आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दें और मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख दें, तो भी क्या होगा, रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन ये इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो आयंस हैं, ये आयंस हैं, इनकी अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास रेडियस की जो लेंथ है, जो इसका ये जो सर्कुलर पाथ है, ये डिपेंड होगा कि कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा। ठीक है, अब क्योंकि हर आयन, अब हमें ये जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोमीटर है, जो हमारे पास यहाँ पे मीटर है, उसके ऊपर कैसे ये आके गिरे और ऐसा क्या हुआ है कि हमारे पास उसकी कैलकुलेशन कंप्यूटर पे आ गई है। ऐसा इसलिए हुआ है कि ये जितने भी आयंस हैं, जितने भी आइसोटॉप्स हैं, पॉजिटिव आयंस बन गए हैं ना, आइसोटॉप्स जितने भी थे, तो वो क्या है, आयंस कैसे होते हैं, आयंस के पास एक अट्रैक्शन फोर्स होती है। तो ये बेसिकली एक मिन्यूट अपने अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट रखते हैं, अपने अंदर एक मिन्यूट इलेक्ट्रिक करंट रखते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रिक करंट के साथ जाके स्क्रीन पे फॉल करेंगे, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट कर देंगे, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर देंगे, जो क्या करेगा, आगे जाके हमें ग्राफ बनाने में हेल्प करेगा। तो ये हमारे पास सारा टॉपिक था। ठीक है, अब ये थे हमारे पास केमिकल मेथड, ये हमारे पास था एक टेक्निक जिसके जरिए हमने क्या किया कि हमने आइसोटॉप्स की इंफॉर्मेशन निकाल ली। अब अगर हम लोग क्या कहें, हम कहें कि इसके अलावा कोई मेथड ऐसा हो जिसमें हम इसको डिस्कस कर सकें, तो हमारे पास कुछ फिजिकल मेथड्स भी होते हैं, हमारे पास कुछ फिजिकल मेथड्स भी होते हैं। इनकी ना मैं आपको आगे डायग्राम भी दिखा देती हूँ, हल्का सा सिर्फ और डायग्राम दिखा दूंगी ताकि आपको जो है वो अंदाजा हो जाए कि फिजिकल मेथड्स किस तरह के होते हैं। ठीक है, वरना इनका प्रोसेस अभी आपने जो है वो नहीं पढ़ना। ठीक है, पहला जो प्रोसेस है इसका वो है गैसियस डिफ्यूजन। क्या है, गैसियस डिफ्यूजन। इसमें गैस के इस्तेमाल करके डिफ्यूजन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, तो ये होता है प्रोसेस। उसके बाद दूसरा जो है वो है थर्मल डिफ्यूजन। ठीक है, थर्मल डिफ्यूजन में क्या होता है, हीट का इस्तेमाल करके डिफ्यूजन का प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है। तीसरे में होता है डिस्टिलेशन का प्रोसेस, कंडेंसेशन का मेथड यूज किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इस तरह से इसको किया जाता है। उसके बाद आपके पास चौथा मेथड है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के लिए एक मशीन सेंट्रीफ्यूगेशन यूज की जाती है, जिसमें पार्टिकल्स हैवी अपने वेट के हिसाब से सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड लेजर सेपरेशन। पांचवी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और छवीं है लेजर सेपरेशन। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट को यूज करके सेपरेशन होगी, इसके अंदर लेजर को हम यूज करके जो है ना वो सेपरेशन कैरी आउट करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास सारा टॉपिक। होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। Thank you for watching this video. Like, share and subscribe.